नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स और कक्षा 8 की आपकी भूगोल की पुस्तक पढ़ रहे हैं और जिसमें आज हमारा 4 नंबर का ये चैप्टर है उद्योग वाला, जिसमें हमारी ये दूसरी क्लास है। ये क्लास हमारी कल हो चुकी है। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान में एक खुशखबरी है और एक बहुत शानदार जो रोड मैप है उस पर आप चल सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती आई थी, उनका आपका जो प्री एग्ज़ाम की तिथि है वो घोषित कर दी गई है और बहुत शानदार। एक की आपकी नवंबर में है फर्स्ट ग्रेड की और दिसंबर में आपकी सेकंड ग्रेड की। लास्ट दिसंबर 28 से लेकर 31 दिसंबर में आपकी सेकंड ग्रेड की तिथि घोषित हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक शानदार मौका है। भले ही संस्कृत शिक्षा विभाग की ये भर्ती है और थोड़े पद हैं, पर इनको आधार बनाकर आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग का सिलेबस आपका सेम रहता है, पेपर पैटर्न भी सेम रहता है। तो आपको पहले इस बार में हमेशा ये होता है कि सामान्य शिक्षा की पहले होती है, संस्कृत शिक्षा की बाद में होती है। इस बार आपको अच्छा मौका मिल रहा है कि आप संस्कृत शिक्षा विभाग में अच्छी तैयारी के साथ बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हमारी जो कमियां हैं वो रह रही है। तो आगे हम जब सामान्य शिक्षा विभाग वाली भर्ती में बैठेंगे तो पहले हम एक आपका पेपर दे चुके होंगे, तो ये बहुत शानदार राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार मौका है। और मुझे लगता है कि सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लंबा टीचर भर्तियों में एक साल भर्ती आते ही एग्ज़ाम तिथि घोषित कर दी गई है। नहीं, हमें लंबा जो इंतज़ार करना पड़ता है कि कब भर्ती होगी, कब परीक्षा होगी। इस बार भर्ती निकाल दी और परीक्षा तारीख भी निकाल दी। ये बहुत शानदार है कि विद्यार्थी एक साल पढ़ा है, इसको सोचकर बहुत अच्छे से अपनी रणनीति बनाकर तैयारी कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी एक रणनीति बनाइए और एक लंबी रेस के साथ तैयारी करिए, क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है तो आपके पास मान के चले 11 महीने का टाइम पड़ा है सेकंड ग्रेड के लिए और 10 महीने का टाइम पड़ा है आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो एक शानदार तैयारी के साथ जुट जाइए। और अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदेश। और आप एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, जो कि कल परसों तक हमारी 6 की पूरी हो चुकी है, 7 की पूरी हो चुकी है, 8 की भी पूरी हो जाएगी। फिर हम शुरू करेंगे इतिहास की पुस्तक को 6 से लेकर। तो अगर कोई विद्यार्थी आप इच्छुक हैं एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे औद्योगिक तंत्र आपका क्या होता है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम, निर्गत शामिल है। क्या शामिल है? निवेश और प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। हम पढ़ेंगे निवेश में क्या है, प्रक्रम में क्या है और निर्गत में क्या है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। आपसे पूछे कि प्रक्रम में क्या शामिल होता है, तो कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कच्चे माल को आपका परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इसमें अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई किस में शामिल होता है, तो आप बताओगे प्रक्रमों में शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। क्या है? उत्पादन है। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। कौन कौन से प्रदेश हैं जो उद्योग से जुड़े हुए हैं। औद्योगिक प्रदेशों का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश आपके कहाँ पर है, यहाँ पर बता रखे हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ पर आपके औद्योगिक प्रदेश हैं। तो पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया, ये आपके औद्योगिक प्रदेश हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, ध्यान रखना आपसे पूछा जा सकता है कि जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश है वो अधिकांशतः
शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। तो आपसे पूछे कि जो औद्योगिक प्रदेश है वो कहाँ स्थापित किए जाते हैं। नंबर एक आप बताओगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। नंबर 2 आप बताओगे समुद्री पतनों के समीप, क्योंकि आपकी आवागमन की जो सुविधा है वो मिल जाती है। नंबर 3 आपका कोयला क्षेत्र है। अगर आप उद्योग की स्थापना कर रहे हैं तो बड़ी भारी मात्रा में आपको कोयले की ज़रूरत पड़ती है, तो कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो क्षेत्र दे रखा है इसमें दे रखा है, देखो, विश्व की औद्योगिक पट्टी। जो आपकी ब्राउन वाली सतह आपको दिख रही है वो औद्योगिक पट्टी है, और जिसमें ब्लैक प्रदेश दिख रहा है वो आपकी औद्योगिक प्रदेश है। तो ये आपका है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और इधर हम देखते हैं तो आपकी जो यूरोप और एशिया में ये औद्योगिक पट्टी आपकी फैली हुई है। ये आपका यूरोप है, ये आपका एशिया है, और ये आपका अफ्रीका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका जो अंटार्कटिका महाद्वीप है। हमारी पृथ्वी पर भी विद्यार्थियों 7 महाद्वीप हैं और 5 आपके महासागर हैं। ये आपकी औद्योगिक पट्टी आपको दिख रही होगी, विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक आपकी पट्टी है जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैली हुई है। अब हम देखेंगे कौन कौन से जो प्रदेश हैं भारत में जो औद्योगिक प्रदेश से संबंधित हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत के औद्योगिक प्रदेशों में निम्न में से कौन सा सुमेलित है और कौन सा नहीं है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह है, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश है, हुगली प्रदेश है, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, विशाखापट्टनम है, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश है, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है। ये आपके क्या है, भारत में जो औद्योगिक प्रदेश है वो आपके प्रदेश दे रखे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक औद्योगिक प्रदेश से संबंधित जो दुर्घटना दे रखी है इसको हम जरूर पढ़ेंगे। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि अब तक की सबसे बड़ी जो आपकी औद्योगिक दुर्घटना थी वो कौन सी थी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उद्योगों में औद्योगिक विपदा क्या होती है। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में आपकी 3 दिसंबर 1984, ये डेट आपको याद रखनी है और क्षेत्र याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका भोपाल में जो आपकी औद्योगिक दुर्घटना हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। लगभग आपकी 0.33 मतलब 30 आपकी 12:30 बजे घटित हुई थी। ये घटना रात को 12:30 पर आपकी घटित हुई। अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना थी। आपसे पूछे कि अब तक की जो त्रासपूर्ण जो औद्योगिक दुर्घटना है कब घटित हुई और कौन से प्रदेश में घटित, आप बताओगे भोपाल में, और 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। ये एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत जो विषैली आपकी मिथाइन आइसोसाइनेट होती है MIC गैस का रिसाव हुआ था, जो 1989 ईस्वी में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। कितनी बड़ी त्रासदी थी। हजारों लोग जो बच गए आज भी एक या अधिक बीमारियों से अंधापन, प्रतिरक्षा तथा विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये घटना इतनी भयानक थी कि 35,598 लोगों, एक सरकारी सूचना के अनुसार इतने लोगों की मौत हो गई। जो बच गए थे उन लोगों में बहुत सारी बीमारियां हैं वो पाई जाती है, आज भी पाई जाती है। यहाँ पर दूसरी घटना आपकी एक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली घटना भारत के भोपाल की थी, 3 दिसंबर 1984 की थी। दूसरी घटना है 23 दिसंबर 2005 की, चीन के गाओकायो चोंगजिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोटन के बाद भाग न सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भागे उनकी आंखें, त्वचा, फेफड़ों गैस से क्या हो गए थे, आपके क्षतिग्रस्त हो गए थे।
यहाँ पे आपके दे रखा है जोखिम कम करने के उपाय। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप यूपीएससी आरपीएससी लिखते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि औद्योगिक प्रदेश में जो दुर्घटना होती है उनको जोखिम कम करने के उपाय बताइए। तो ये फैक्ट आप वहाँ पर लिख सकते हैं। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। जो आपकी घनी आबादी है वहाँ पर उद्योगों की स्थापना नहीं होनी चाहिए, उनको दूर स्थापित करना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की आपकी सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। ये थे प्रिय विद्यार्थियों आपका चैप्टर। और कल पढ़ेंगे हमें प्रमुख उद्योगों का वितरण किस प्रकार है, यहाँ से पढ़ेंगे हम कल। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कल हमारा उद्योग वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा और आगे हमारा लास्ट जो चैप्टर बचेगा वो बचेगा मानव संसाधन वाला। ये 8th क्लास की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, इसको पढ़ेंगे हम कल। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।